समझ में नहीं आ रहा है क्या बात किया जाए। पेपर आपने कल देखा होगा, पेपर देने आप कल गए होंगे और एग्ज़ाम को हुए 24 घंटा बीत गया है। पिछले 24 घंटों में मेरी ना जाने कितने बच्चों से बात हुई। बहुत से बच्चों के पेरेंट्स से भी मेरी बात हुई और मैं बता नहीं सकता हूँ कि कैसा फ़ील हो रहा है। ये चीज़ सिंक इन करने में ही मुझे 24 घंटा लग गया कि लाखों बच्चों के 3 साल, 4 साल, 5 साल की मेहनत सिर्फ़ 2 घंटे में हवा हो गई, 2 घंटे में मिट्टी हो गई। स्टार्ट में 1-2 मिनट का पॉज़ आपको बहुत ज़्यादा अनकम्फ़र्टेबल लग रहा होगा, बट यही शांति ना, शांति नहीं बल्कि सन्नाटा, यही सन्नाटा लाखों बच्चों के मन में है इस वक़्त। शांति और सन्नाटे में यही डिफ़रेंस होता है। शांति आपके मंदिर में होती है और सन्नाटा शमशान घाट पे होता है। और इस पेपर को देखने के बाद, इस पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद लाखों बच्चों के अंदर से खुद पे मेहनत करने का, खुद पे भरोसा करने का जो एक एक रे ऑफ होप रहती थी, वो ख़त्म हो गई है। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि यूपीएससी पेपर बनाना कैसा चाहती है और किस टाइप के लोगों को यूपीएससी चाहती है सेलेक्ट करना। या तो पेपर बिल्कुल ऐसा बना दो कि पढ़ने की ज़रूरत ना हो। मतलब ये क्लियर कर दिया जाए, जितना सिलेबस है उसको हटा दिया जाए और बच्चों से बोल दिया जाए कि आराम से ये डेट है, 24 मई है, 25 मई है, आप पेपर देने आओ। जो बहुत ज़्यादा लकी होगा, जिसका तुक्का अच्छा बैठेगा, जो 2 घंटे में जिसको परम ज्ञान हो जाएगा कि इसका आंसर ये होगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा और जो लकी नहीं होगा, जिसके एंसेस्टर्स ने, जिसके पूर्वजों ने अच्छा काम नहीं किया होगा, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। सबसे सिंपल तरीका ये है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने का, ये पेपर बनाना, क्वेश्चन फ्रेम करना, कुछ भी क्वेश्चन दे देना, सिलेबस में क्या लिखा है, पूछा क्या जा रहा है, इन सबको करने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक बिल्कुल भी। अगर ये बच्चों के लाइफ़ से खेलना नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? कितने लोगों को मैं जानता हूँ किस सिचुएशन में थे और एग्ज़ाम देने गए। किसी के फैमिली में क्या इश्यू चल रहा है, क्या मेंटल कंडीशन है, क्या मेंटल बैरियर है, उसके बावजूद भी साल भर मेहनत करना, साल भर सिर्फ़ एक जानवर की तरह केज में बैठ के, 4 बाई 4 के रूम में बैठ के तैयारी करते रहना, इस आस में कि जो हमने पढ़ा है, जो हमने मेहनत की है, वो 24 तारीख को जाके फ्रूटफुल होगा। बट पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए कि वो आप ना इस साल पढ़ पाए हो, ना अगले साल पढ़ पाओगे। हर बार क्या होता है कि हम कुछ रिसोर्स पढ़ के जाते हैं, पेपर कुछ अलग टाइप का आता है, कुछ रिसोर्स ऐड कर देते हैं। इस तरीके से अगर चलते रहना है तब इसका कोई अंत नहीं है। और क्वेश्चन आया भी क्या है, अगर आपने 5-6 महीने भी कुछ ना पढ़ा होता, कुछ ना किया होता, तो हो सकता है आप थोड़ा अच्छा अटेम्प्ट करके आते। एटलीस्ट मन में गिल्ट नहीं होता कि हमने इतनी मेहनत की है। कुछ भी पूछा जा रहा है, पेपर में एथिक्स पूछा जा रहा है, पेपर में बेतुके फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एक्स, वाई, ज़ेड करके ऑप्शंस आ रहे हैं। सिर्फ़ क्वेश्चंस को पढ़ने में, ऑप्शंस को पढ़ने में 3 से 4 मिनट लग रहा है, उसको समझने में 2-3 मिनट लग रहा है। इसीलिए आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ, देखो अगर आपको अपना करियर बचाना है, आपको अपनी लाइफ़ आगे सिक्योर करनी है, तो प्लीज़ यूपीएससी को एज़ अ प्लान बी लेके चलो, प्लान ए मत सोचो। एटलीस्ट अगर आपका 2 अटेम्प्ट हो गया है, आपने 2 साल इस एग्ज़ाम को अच्छे से दे दिया है, तो बस यूपीएससी के भरोसे बिल्कुल मत बैठना। और ये बिल्कुल जायज़ नहीं है कि किसी की मेहनत का इस तरीके से मज़ाक उड़ाया जाए। लिटरली आई फ़ील कि बच्चों का एग्ज़ाम हॉल में मज़ाक बनाया गया है और ऐसा लग रहा है कि यूपीएससी इस चीज़ का रिवेंज ले रही है कि हमने आपसे प्रोविज़नल आंसर की माँग ली, कि अब हम आपको दिखाते हैं कि प्रोविज़नल आंसर की कैसा होता है। और इसके बाद भी, ऐसा पेपर आने के बाद भी कितनी कोचिंग है जो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से इतना आया, हमारे यहाँ से इतना आया। मतलब कि कभी-कभी आपके पास शब्द नहीं होते कि आप एक्सप्लेन कर सको कि आप क्या फ़ील कर रहे हो। अरे बोल दो पेपर घटिया आया था, पेपर रद्दी आया था, हमारे मटेरियल से कुछ नहीं आया था, क्या हो जाएगा? इतना बेकार ये बिज़नेस बन चुका है। और एक बात मैं आपसे साफ-साफ बोलता हूँ कि सिर्फ़ आप हो अपने बारे में सोचने के लिए, कोई और आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। जितने लोग कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप करो, जितने लोग मोटिवेट करते हैं, कोई नहीं इस बार ऐसा हुआ, अगली बार पेपर अच्छे से करेंगे, हम ये कोर्स ऐड कर देंगे, ये पढ़ा देंगे, वो पढ़ा देंगे। अगले साल फिर ये कहानी रिपीट होगी। कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा, ये सच है। ये आपकी लाइफ़ है, इसको आपको ही देखना होगा। मान लो आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है, आपका 3 अटेम्प्ट हो गया है, 4 अटेम्प्ट हो गया है, कोई भी कोचिंग आपको एंटरटेन भी नहीं करेगी। अगर आपका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ है, तो आप उनको फॉर्म भेजोगे जॉब का कि मुझे मेंटर रख लो, मैं कॉपी चेकिंग कर दूँगा, मैं क्वेश्चन बना दूँगा, मैं कंटेंट बना दूँगा।
कोई भी कोचिंग आपके फॉर्म को एंटरटेन भी नहीं करेगी। जितने लोग आपको सिंपैथी दिखाते हैं, जितने लोग आपको मोटिवेट करते हैं, समय आने पे सबके लिए आप बस एक भीड़ का हिस्सा बन के रह जाओगे। इसीलिए प्लीज़ अपने बारे में सोचो। इतना वाहियात, इतना घटिया पेपर आएगा तो मेहनत करने का, पढ़ने का साल भर कोई मतलब नहीं है। ये पेपर ना डिफ़िकल्ट था, ये पेपर ना अनकन्वेंशनल था, ये पेपर बिल्कुल एब्सर्ड था। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस कैसे होते हैं? आप आईआईटी का क्वेश्चन देखो, तब पता चलेगा कि डिफ़िकल्टी क्या होती है। आपको एक सिलेबस दिया गया है, आपके पास कुछ टॉपिक्स हैं, आप सब कुछ पढ़ के गए हो, उसी टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तब आप कहते हो कि यार पेपर डिफ़िकल्ट था। लेकिन जब इस टाइप का पेपर बनता है, तो यहाँ पे मेहनत का, यहाँ पे हार्ड वर्क का कोई रोल नहीं रहता है। ये प्योरली लक बेस्ड पेपर था। आपने सही गेस कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, आप गेस नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये है कि आप साल भर कुछ नहीं किए हो। कुछ भी ऑप्शन देना, कुछ भी क्वेश्चन सेट करना, कहाँ तक ये जस्टिफाइड है? ऐसी-ऐसी चीज़ें पूछी गई हैं जो बिल्कुल आपके सिलेबस में नहीं है। सीसर के पेपर में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दिया गया है। कहाँ सिलेबस में ये लिखा है? कहाँ पढ़ना है बच्चों को? कैसे पढ़ना है बच्चों को? पेपर आप दे रहे हो, चलो ठीक है सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन एटलीस्ट एग्ज़ाम देने के बाद बच्चों को ये रियलाइज़ेशन होता था कि यार ये गलती हुई है और यहाँ पढ़ाई करना, ये चीज़ मेरा छूट गया था, ये सिली मिस्टेक हुआ था मेरा। बट इस पेपर को देने के बाद भी घर पे आके भी आपको समझ में नहीं आएगा कि आगे तैयारी कहाँ से की जाए। स्टैटिक पढ़ा जाए कि करंट पढ़ा जाए? स्टैटिक पढ़ा जाए तो स्टैटिक में क्या पढ़ा जाए? करंट पढ़ा जाए तो करंट कहाँ से पढ़ा जाए? कितना पढ़ा जाए? कितने सालों का पढ़ा जाए? और वो सब पढ़ के भी यूपीएससी कुछ और पूछ लेगा। क्यों? क्योंकि यूपीएससी से कोई सवाल नहीं पूछ सकता। इस तरीके का लक बेस्ड पेपर, इस तरीके का तुक्के का पेपर इंडिया के मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम के लिए क्या आपको लगता है जस्टिफाइड है कहीं से भी? आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, उसके बाद मैंने जेट क्लियर किया। कैट में मेरा 98.8 परसेंटाइल था। स्टेट पीसीएस क्लियर हुआ, यूपीएससी में 3 इंटरव्यू दिया। पिछले 6 सालों से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। हज़ारों बच्चों को मैंने गाइड किया है, हज़ारों टॉपर्स को मैंने गाइड किया है। उसके बाद भी आई कैन कन्फेस कि इस पेपर में 70-75 मार्क्स भी मेरे नहीं आते। एग्ज़ाम हॉल की बात तो आप छोड़ दो, पेपर को घर पे लेके भी करता तब भी इस पेपर को मैं क्वालीफाई नहीं कर पाता। तो इस टाइप का पेपर ये बनाया गया है। और एक चीज़ मैं आपसे बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि यूपीएससी को भगवान बनाना, यूपीएससी को अपनी ज़िंदगी बनाना बिल्कुल बंद कर दो। इसके बियॉन्ड भी बहुत लाइफ़ है। कोई भी प्लान बी देखो, कुछ भी देखो, चाहे आप सीजीएल की तैयारी करो, चाहे आप कोई दूसरा फॉर्म भरो, चाहे आप पीजी करो, चाहे आप लॉ करो, बट सिर्फ़ इस एग्ज़ाम के भरोसे मत रहो। अगर आपका 2 अटेम्प्ट हो गया है तो। आपका करियर, आपकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस एग्ज़ाम से तो कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इवन कुछ लोग कह रहे हैं पेपर करंट अफेयर बेस्ड था, बट आप करंट अफेयर को भी तो देखो ना, करंट अफेयर क्या पूछा गया है? वो करंट अफेयर कोई कैसे कर पाए और कहाँ से पढ़ पाए? 2 साल, 3 साल पुराना करंट अफेयर पूछा जा रहा है। ऑप्शंस में ही वर्ड प्ले हो रहा है, ऑप्शंस के अंदर ही ऑप्शंस दिया गया है, क्वेश्चन क्लियर नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे सीसेट ईज़ी आया था, बट सीसेट कहाँ ईज़ी आया था? कंपेयर टू 2023 मैथ वाला पोर्शन थोड़ा ईज़ी था, लेकिन आप सीसेट पेपर को आइसोलेशन में मत देखो। आप सीसेट पेपर को इस तरीके से देखो कि जो बच्चा जीएस 1 दे के आया है, वो सीसेट दे रहा है। ऊपर से सीसेट में आप इस बार कॉम्प्रिहेंशन देखे होते, तो उस टाइप का कॉम्प्रिहेंशन नहीं था। बच्चे कट ऑफ को लेके परेशान हैं, कट ऑफ कितनी जा सकती है? पेपर में जब तुक्का ही लगा के आना है, तो कोई कट ऑफ की क्या बात करे? बस एक ही बात दिल से निकल रही है कि जितने लोगों ने मेहनत की है, उनके साथ अच्छा नहीं हुआ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने आप को थोड़ा-सा समय देना, थोड़ा-सा अपने दिमाग को बैलेंस करना। मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक़्त। और इस वक़्त आप क्या फ़ील कर रहे हो, वो कोई फ़ील कर नहीं सकता। ना मैं फ़ील कर सकता हूँ, ना कोई आपका मेंटर फ़ील कर सकता है, ना कोई आपका टीचर फ़ील कर सकता है। आपके पेरेंट्स भी नहीं फ़ील कर पाएँगे जो आप फ़ील कर रहे होगे। साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल मेहनत करने के बाद एक ही पल में अगर वो चीज़ ऐसे ख़त्म हो जाती है, तो इंसान बिल्कुल नंब हो जाता है और बहुत ज़्यादा इनजस्टिस है ये। अभी भी हो सकता है कुछ बच्चे 110 स्कोर करें, 120 स्कोर करें, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब पेपर तुक्का है, जब पेपर में गेस वर्क करना है, तो 150 भी कोई स्कोर कर सकता है। लॉटरी निकलती है, तो लॉटरी किसी न किसी की लगती है ना। लेकिन शायद हमसे ये चूक हो गई ये सोच के कि ये एग्ज़ाम शायद मेहनत से भी क्लियर किया जा सकता है। एंड प्लीज़ स्टॉप ग्लोरीफाइंग दिस एग्ज़ाम, ये कह के कि ये पेपर इस तरीके से इतना ज़्यादा अनकन्वेंशनल सेट कर रही है ताकि कोचिंग वालों की कमर टूट जाए। किसी की कमर नहीं टूटी है। ट्रस्ट में किसी भी कोचिंग की कमर नहीं टूटी है। कमर टूटे हैं, सपने टूटे हैं, तो बस उन बच्चों के टूटे हैं जिन्होंने साल भर, जिन्होंने 3 साल, 4 साल से तैयारी की है। कोई भी ऐसी कोचिंग नहीं होगी जो इस पेपर के आने की वजह से बंद हो जाएगी। इनफैक्ट 2, 4, 5 कोर्स और भी रिलीज़ होंगे कि हम इसको भी करा देंगे, हम इसको भी करा देंगे। लास्ट में मैं आपसे बस इतना बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने बारे में सोचो, आपके बारे में सोचने के लिए कोई नहीं आएगा।
अपने आप को थोड़ा समय दो, मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखो, इमोशनली थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाओ और इमोशनली इस एग्ज़ाम से डिटैच हो जाओ। आँख बंद करके सिर्फ़ आँख पे ब्लाइंड लगा के इस एग्ज़ाम के पीछे मत भागो। अगर आपका 2 अटेम्प्ट हो गया है तो। मैं बार-बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हर साल ये कहानी होती है। अगर आपकी एज 28 साल प्लस हो गई है, आपका 2 अटेम्प्ट हो गया है, तो इस एग्ज़ाम के साथ-साथ कुछ और भी देखना स्टार्ट कर देना। कुछ नहीं कर रहे हो, बस इसी की तैयारी करनी है, तो एटलीस्ट आप इग्नू से पीजी का कोर्स कर लो। बहुत से मेरे फ्रेंड्स ऐसे थे जिन्होंने लॉ किया था, वो कोर्स आप जॉइन कर लो। दुनिया भर के स्किल डेवलपमेंट के कोर्स आते हैं, डेटा साइंटिस्ट होता है, एआई होता है, कुछ ना कुछ आप साइड बाय साइड करते रहो। ये एग्ज़ाम अब बिल्कुल ऐसा नहीं रहा कि सिर्फ़ आप आँख बंद करके तैयारी करोगे, दिन-रात मेहनत करोगे और मेहनत के बलबूते आप इसको क्लियर कर लोगे। प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा, मेंस में आप कहाँ जाओगे, इंटरव्यू कहाँ दोगे? जो रेस होता है, रेस का स्टार्टिंग पॉइंट हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। यूपीएससी ने इसको इस तरीके से बना दिया है। यूपीएससी यहाँ पे कॉम्पिटिशन एलिमिनेट नहीं कर रहा है। यूपीएससी यहाँ पे बच्चों के सेल्फ कॉन्फिडेंस को, यूपीएससी यहाँ पे बच्चों के फ्यूचर को एलिमिनेट कर रहा है। इसीलिए उसको सिक्योर करना सिर्फ़ आपके हाथ में है। इन सभी चीज़ों के बाद एक नई चीज़ आजकल हो रही है सोर्स को ट्रेस करने का। जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ पे देखोगे जो 100 के 100 क्वेश्चन हैं, वो कहीं न कहीं आपको नेट पे मिल जाएँगे। जो करंट अफ़ेयर पूछा गया हो सकता है काफ़ी करंट अफ़ेयर पीआईबी से आया हो। लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया गया है और पीआईबी में कितने आर्टिकल आते हैं। सिर्फ़ आप 2 साल की बात करोगे तो पीआईबी में हज़ारों लाखों आर्टिकल आ चुके होंगे। तो क्या आप वो पढ़ पाओगे? ह्यूमनली पॉसिबल वो बिल्कुल नहीं है। सो बेसिकली ये सोर्स ट्रेसिंग के गिमिक में बिल्कुल मत पड़ो। सोर्स बस वो देखो जो आपका स्टैंडर्ड रिसोर्स है, वहाँ से क्या और कितना पूछा गया है। अब बहुत लोग ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, यूपीएससी ने तो नहीं बोला है ना पढ़ने के लिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए अब रिसोर्स क्या होना चाहिए आपका? ऋग्वेद होना चाहिए। आप डायरेक्टली बिल्कुल ओरिजिनल स्क्रिप्चर से पढ़ोगे तभी आप क्वेश्चन सही कर पाओगे। अंत में मैं आपको बस यही सजेस्ट करूँगा कि अभी के लिए सब कुछ बंद कर दो, थोड़ा-सा दिमाग को शांत रखो। आगे क्या करना है, कैसे करना है बट उसको सोचो ज़रूर। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अपना ध्यान रखो। हर चीज़ की मोह-माया से दूर होके रैशनली सोचो कि आगे करना क्या है।